नमस्कार दोस्तों। मूल्य मूल्य एक ऐसा शब्द है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो मूल्य पैसों का हो या फिर रिश्तों का, और या फिर हमारे खुद के द्वारा किए हुए कर्मों का। हमारे खुद के द्वारा किए हुए कर्मों का मूल्य हम सबको चुकाना ही पड़ता है। हमारी कहानी के पात्र अंशिका, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने द्वारा किए हुए कर्मों का मूल्य किस तरह से चुकाया, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी मूल्य। अंशिका 4 भाइयों की लाडली बहन थी। माता पिता का देहांत हो चुका था। अंशिका छोटी सी थी तब एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता का देहांत हुआ था। भाइयों ने उसे बहुत लाड प्यार से रखा था। वो लोग उसे किसी भी बात की कमी नहीं होने देते थे। ज्यादा लाड प्यार ने अंशिका की आदतों को बिगाड़ दिया था। उससे पैसों का बिल्कुल भी दर्द नहीं था। उसकी इस आदत से उसकी भाभियां बहुत परेशान रहती थी, लेकिन भाइयों के डर से वो चुप रहती थी। अंशिका की सबसे छोटी भाभी कभी कभी बोल भी देती थी कि अंशिका बहुत खुले हाथ की है। अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जिंदगी में पता नहीं कैसा समय रहे। अगर इसकी आदत ऐसी ही रही तो भगवान जाने क्या होगा। लेकिन भाई ये बोलकर उसका मुंह बंद कर देते थे कि हम हमेशा अपनी बहन के साथ रहेंगे, उसकी ढाल बनकर। भाइयों की ये बात सुनकर अंशिका और आसमान में उड़ने लगती थी। अंशिका शादी के लायक हो गई थी, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई लड़का नहीं मिला था। मिलता भी कैसे? अंशिका के भाइयों की कसौटी पर अभी तक कोई खरा नहीं उतरा था। कभी लड़के में कमी तो कभी घर में कोई कमी निकल आती थी। बहुत दिन हो गए, कोई लड़का नहीं मिला। तब उसके भाइयों के कुछ शुभ चिंतकों ने उनको समझाया कि ज्यादा छानबीन के चक्कर में मत पड़ो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें इसके लिए कोई वर ही न मिले और इसकी शादी करने की उम्र निकल जाए। हर काम एक समय पर होता है। अगर समय रहते काम कर लिया जाए तो सही रहता है, वरना बाद में पछताते ही रहना पड़ता है। शायद उसके भाइयों की समझ में उन लोगों की बातें आ गई थी, इसीलिए उन्होंने अब जल्दी अंशिका का रिश्ता पक्का कर दिया था। ऐसा नहीं था कि जल्दी में उन्होंने ऐसा वैसा घर देखा हो अपनी बहन के लिए। उन्होंने बहुत देर परख कर ही रिश्ता पक्का किया था अंशिका का। अंशिका के ससुराल वाले बहुत ही भोले लोग थे। डॉक्टर था लड़का। हालांकि वो लोग पैसे में अंशिका के भाइयों के बराबर न थे, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। और दूसरी बात ये भी थी कि उनके एक ही लड़का था, इसलिए उन्होंने अंशिका की शादी वहाँ तय कर दी। उन लोगों ने अंशिका को शादी में इतना सारा सामान दिया कि उस सामान से लड़के वालों का पूरा घर भर गया। अंशिका के ससुर का नाम कुसुमेंद्र था और सासू माँ का नाम नीरजा था। उसके पति का नाम अदम्य था। कुसुमेंद्र जी ने बहुत मना किया था अंशिका के भाइयों को इतना सब देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सभी अपनी बहन के लिए कर रहे हैं। हमने बहुत ही लाड प्यार से रखा है इसे, हम इसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। कुसुमेंद्र जी चुप हो गए। उसका अपने ससुराल में मन नहीं लगता था। कारण था, कुसुमेंद्र जी और अदम्य तो रात को ही घर लौटते थे और नीरजा जी को इधर उधर की बातें करना अच्छा नहीं लगता था। और हाँ, एक चीज और थी, वो ये कि वो तीनों अपना सारा काम खुद ही करते थे, इसलिए घर में सिर्फ एक ही नौकर था। उसका काम था घर की साफ सफाई में नीरजा जी का हाथ बटाना। वो लोग ये सोचते थे कि धीरे धीरे अपने आप समझ जाएगी। कुसुमेंद्र जी और नीरजा जी उसे बेटी की तरह प्यार करते थे, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे। लेकिन अंशिका को रिश्तों की कदर बिल्कुल भी नहीं थी। वो ये समझती थी कि ये लोग मेरे भाइयों के डर से मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती थी कि इस घर में जो कुछ भी है वो सब मेरे भाइयों का दिया हुआ है। उसकी शादी को 1 साल हो गया था। उसकी आदत में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। नीरजा जी का बहुत मन होता था कि अंशिका उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, रसोई के काम में उनका हाथ बटाए, लेकिन अंशिका को इन सब से कोई मतलब नहीं था। अदम्य को तो समय ही नहीं मिलता था, वो सुबह जल्दी चला जाता था। नीरजा जी अदम्य से कुछ भी नहीं बताती थी, खुद भी अंशिका से कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अंशिका का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ देता था। अंशिका को कोई भी चीज पसंद आ गई तो वो उसे तुरंत खरीद लेती थी, फिर चाहे वो चीज उसके काम आए या ना आए। बहुत सारा सामान तो ऐसा था जो वो खरीद कर लाई और भूल गई। बड़े बड़े सामान बेकार हो जाता था। एक दो बार नीरजा जी ने बहुत प्यार से उसे समझाने की कोशिश भी की कि अंशिका बेटा, पैसों का मोल समझो,
जो चीज तुम्हारे काम की नहीं उसमें पैसे बर्बाद क्यों करते हो। लेकिन उनकी बातों का अंशिका के ऊपर कोई असर नहीं होता था। अंशिका तो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ भी बन गई थी, लेकिन इतने सालों में भी अंशिका जैसी की तैसी थी, जरा भी नहीं बदली थी, बल्कि अब तो और भी ज्यादा खर्चीली हो गई थी वो। उसके दोनों बेटे थे। उसने अपने बेटों का नाम अमूल्य और अर्चित रखा था। अब नीरजा जी के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने बहुत समय दिया अंशिका को सुधरने के लिए, हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कुसुमेंद्र जी से अंशिका के बारे में बात की, क्योंकि सवाल अब बच्चों के भविष्य का था। नीरजा जी को चिंता थी कि अगर अब भी अंशिका ने अपनी आदत नहीं बदली तो इसका असर बच्चों पर बहुत गलत पड़ेगा। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। नीरजा जी की सारी बात सुनकर कुसुमेंद्र जी ने खुद अंशिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन बनने की बजाय बात और बिगड़ गई। अंशिका ने घर में कोहराम मचा दिया। रात को जब अदम्य घर आया तो अंशिका ने उसे रोते हुए कहा, अदम्य, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं जा रही हूँ अपने घर हमेशा के लिए। अब मैं एक पल भी यहाँ ही रुकने वाली नहीं। अदम्य को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब अचानक से क्या हो रहा है। आज सुबह तक तो सब ठीक था। उसने अंशिका को प्यार से बैठा कर पूछा, क्या बात है अंशिका, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या ये घर तुम्हारा नहीं? नहीं है ये घर मेरा। मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर। यहाँ कोई मुझे अपना नहीं समझता। अंशिका गुस्से में बोली जा रही थी। आदम उसे प्यार से पूछ रहा था, अंशिका ये तो बताओ आखिर बात क्या है? जब तक तुम बताओगी नहीं कि क्या बात है मुझे कैसे पता चलेगा? अदम्य के बार बार पूछने पर अंशिका बोली, अदम्य, मैंने तुम्हें कभी कुछ भी नहीं बताया, लेकिन पानी अब मेरे सर के ऊपर से निकल चुका है। तुम नहीं जानते अदम्य, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आज तक तुम्हारी माँ ने मुझे ढंग से बात तक नहीं की और हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। कहती हैं कि मैं फालतू पैसे खर्च करती हूँ, पैसे पेट पर नहीं उगते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें पता है अदम्य, इसलिए आज तक मैं तुमसे पैसे भी नहीं मांगती थी खर्चे के लिए। मैं हमेशा अपने भाइयों से बोल देती थी, वो मुझे पैसे भिजवा दिया करते थे। तुम ही बताओ अदम्य, क्या मेरा तुम पर या तुम्हारे पैसों पर कोई हक नहीं है? जब तुम्हारी माँ भर भर के सामान लाती है तब पैसे कहाँ से आते हैं? तुम्हारे पापा पूरी की पूरी गड्डी उनके हाथ पर रख देते हैं और इसके बाद भी कभी हिसाब तक नहीं पूछते। और आज तो हद ही हो गई। आज तो पापा ने भी मुझे बहुत कुछ बोल दिया पैसों को लेकर। अब तुम ही बताओ, क्या मेरे भाइयों ने मेरी शादी इस घर में इसलिए की थी कि शादी के बाद वो मेरा सामान सारा खर्च उठाएंगे? मेरा तो मेरा, हमारे बच्चों तक का खर्चा भी वही करेंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? अंशिका की बात सुनकर अदम्य गुस्से से भर गया और बोला, अंशिका, तुम चिंता मत करो, अब तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और रही बात खर्चे की, तो मैं हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा दिया करूँगा, जितने चाहो उतने खर्च करो। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हारे मायके वाले न जाने क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। यार, तुम एक बार बताती तो सही कि मम्मी तुम्हें पैसे देने से मना करती है। मैं तो अभी तक यही समझता था कि तुम जो भी सामान खरीद कर लाती हो वो मम्मी से पैसे लेकर लाती हो। मैं इतने सारे पैसे किसके लिए कमा रहा हूँ? अपनी पत्नी और बच्चों के लिए पैसे खर्च नहीं करूँगा तो क्या फायदा मेरे इतने सारे पैसे कमाने का? चलो अब अपने आंसू पोंछो और मुझसे वादा करो कि अब मुझे छोड़कर जाने की कभी बात नहीं करोगी। अदम्य अंशिका से बात कर सीधे नीरजा जी के पास गया। उस वक्त कुसुमेंद्र जी वहीं पर बैठे थे। अदम्य ने बिना पूरी सच्चाई जाने नीरजा जी और कुसुमेंद्र जी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप लोगों ने अंशिका के साथ अच्छा नहीं किया। उस बेचारी को आपने एक ही पैसे के लिए तरसा दिया। उसे अपने खर्चे के लिए अपने भाई से पैसे लेने पड़े। छी, कितनी शर्म की बात है। आप लोगों की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। कुसुमेंद्र जी ने उससे कहा, बेटा, तू एक पक्ष की बात सुनकर गुस्सा कर रहा है, क्या तूने दूसरे पक्ष की बात सुनी? तू अंशिका की बातों पर विश्वास करके यहाँ आकर इतना गुस्सा कर रहा है। एक बार हमसे भी पूछ लेता कि आखिर बात क्या है। अदम्य बोला, आपका मतलब तो वो झूठ बोल रही है।
आपने उसे नहीं बोला कि तुम पैसे बर्बाद करती हो, तुम्हारी नजर में पैसों का कोई मोल नहीं है? ये सब बातें आप लोगों ने नहीं बोली उसे? बताइए, नीरजा जी ने कहा। हाँ कहा था, लेकिन क्या मम्मी? अब आप लोग मुझे कोई सफाई मत दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की वजह से मेरा घर टूटे, और न ही मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आप लोगों पर बोझ बने, इसलिए मैं अपना अलग बंदोबस्त कर लूंगा। अदम्य का एक एक शब्द कुसुमेंद्र जी और नीरजा जी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों चुप रहे। उन्होंने समझदारी से काम लिया। उन्हें हर चीज की बहुत अच्छी तरह से परख थी। वो समझ चुके थे कि अदम की आंखों पर अंशिका की बातों का ऐसा पर्दा पड़ा है जिसे हटाना अब नामुमकिन है। शायद यही ईश्वर की मर्जी है। कुसुमेंद्र जी ने अदम से कहा, ठीक है बेटा, जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचना समझना, फिर कोई फैसला लेना। कुसुमेंद्र जी की कोई भी बात इस समय अदम को अच्छी नहीं लग रही थी। वो वहाँ से उठकर चला गया। कुछ ही दिनों बाद वो अंशिका और बच्चों के साथ घर छोड़कर भी चला गया। अंशिका को अपने भाइयों का पूरा समर्थन था, लेकिन इस बार उसकी भाभीियों ने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि सारी गलती अंशिका की है, हम लोग भी जानते हैं उसकी आदतों को। आप लोगों ने उसे बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। अभी तक तो हम लोग चुप थे, लेकिन अब तो हद ही हो गई। उसने एक बेटे को उसके माँ बाप से दूर कर दिया। आप भाइयों को उसका साथ देना हो तो दो, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत करना। हम लोग नहीं चाहते कि वो यहाँ आए, हम नहीं चाहते उसकी वजह से यहाँ पर कोई अशांति फैले। भाभीियों की इस बात पर उसके भाई उनसे बहुत नाराज हुए थे। उन लोगों में आपस में बहुत कहासुनी हो गई थी, लेकिन जब पूरा परिवार एक हो गया तो भाइयों को भी झुकना पड़ा। अंशिका का अपने मायके जाना बंद हो गया। ससुराल का घर तो उसने पहले ही छोड़ दिया था। कुछ समय तक तो भाइयों का आना जाना लगा था उसके पास, फिर धीरे धीरे बहुत कम हो गया। सिर्फ त्योहार पर ही जाना हो पाता था। सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको समय ही नहीं मिलता था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। अदम्य को अपने अस्पताल से फुर्सत नहीं थी। अमूल और अर्चित भी बड़े हो गए थे। अदम्य ने उनका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में कराया था। पर कहते हैं ना कि हर बच्चे की शिक्षा घर से ही शुरू होती है, और बच्चे की सबसे पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। माँ बच्चे को जैसी शिक्षा देती है, बच्चा वैसी ही राह पर चलता है। अमूल्य और अर्चित के बारे में भी कुछ ऐसा ही था। उन दोनों में अंशिका के सारे गुण कूट कूट कर भरे थे, और साथ में अभिमान भी बहुत था। अदम्य को तो पैसे कमाने से फुर्सत नहीं थी, और अंशिका को फालतू खर्च करने से फुर्सत नहीं थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। अमूल्य और अर्चित बचपन में तो किसी न किसी तरह से ट्यूशन वगैरह से पास हो जाते थे। 10th तो उन्होंने किसी तरह से पास कर ली थी, लेकिन 12th वो पास नहीं कर पाए थे दोनों। उन दोनों का मन शुरू से ही पढ़ाई में नहीं लगता था, बस किसी न किसी तरह से पास हो जाते थे। दोनों की दोस्ती अच्छे लड़कों के साथ नहीं थी। उन दोनों के जितने भी दोस्त थे सब खाने पीने वाले थे। बड़ों का सम्मान करना तो वो लोग जानते ही नहीं थे। वो दोनों जब जितने पैसे मांगते अंशिका से, वो बिना कुछ सवाल किए उन्हें पैसे दे देती थी। न कभी वो पैसे देने से पहले पूछती कि क्या करोगे तुम दोनों इतने पैसों का, और न बाद में ही हिसाब लेती थी। उन दोनों के शौक उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े। धीरे धीरे उन दोनों की बात अदम्य तक भी पहुंच गई थी, लेकिन उसे इतना वक्त नहीं निकाला जा रहा था कि एक बार बैठकर उन दोनों से बात करे और उन दोनों को समझा सके। बस सुबह जाते समय अंशिका को ये बोलकर चला जाता कि अंशिका, उन दोनों को समझाना जरा, ये यारी दोस्ती शौक मोह छोड़कर अपना ध्यान पढ़ाई में लगा लें। कभी कभी अंशिका उन दोनों को बोलती भी थी कि तुम लोग दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते, लेकिन वो दोनों उसकी बातें अनसुनी करके चले जाते थे। उधर निर्मला जी और कुसुमेंद्र जी को जब पता चला कि उनके पोते कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं, तो वो दोनों बहुत दुखी हो गए। धीरे धीरे करके वो दोनों बहुत ज्यादा बदतमीज होते जा रहे थे। अभी तक तो वो अपने माँ बाप की बातें कान पर से उतार देते थे, लेकिन अब तो वो दोनों को जवाब भी देने लग गए थे। उनके ऐसे व्यवहार से अदम्य को चिंता होने लगी। वो अंशिका से बोला कि तुम इन दोनों को समझाती क्यों नहीं, कितने बिगड़ रहे हैं ये दोनों। लेकिन अंशिका उल्टे ही अदम्य को दोष देने लगती कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम तो बस
पैसे कमाने में ही लगे रहो। तुमने कभी पलटकर भी देखा कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी बस इतनी ही है कि बस खूब सारा पैसा कमाओ, बस कमाए जाओ। ये मत देखो कि घर में बीवी बच्चे कैसे रह रहे हैं। अब तो रोज रोज की इन्हीं बातों पर अंशिका और अदम्य में लड़ाई होने लगी थी। ना अंशिका कम पड़ती और ना ही अदम कम पड़ता था। अगर कुछ कम पड़ता था तो वो था समय, क्योंकि सुबह अदम्य को जाना होता था और रात को थकान के कारण सोना होता था। अंशिका इस बात को लेकर और चिढ़ती थी कि अदम्य उसकी कोई बात नहीं सुनता, बस अपनी बात बोलकर चला जाता है। यहाँ दोनों में से कोई भी समझदारी से काम नहीं ले रहा था। दोनों ही एक दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश में लगे थे। दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाह रहा था। उन दोनों को तो ये भी नहीं दिख रहा था कि उन दोनों के बच्चे हाथ से निकले जा रहे हैं। एक दिन अचानक अदम्य के अस्पताल में न जाने कैसे आग लग गई। जिस समय आग लगी उस समय अदम्य अपने केबिन में ही था। उसका केबिन भी चारों तरफ आग से घिर गया था। सेकंड फ्लोर पर था उसका केबिन। आग बढ़ती ही जा रही थी। धुएं से अदम्य का दम घुटने लगा था। उसे अपनी जान बचाने का कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा था। वो बार बार भगवान को याद कर रहा था। फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, लेकिन तब तक आग ने अपना काम कर दिया था। उस आग में अदम्य का पूरा केबिन जलकर राख हो गया, जिसमें अदम्य भी शामिल था। कुछ भी नहीं बचा। इस घटना ने सभी को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया। अदम्य की मौत से उसके माता पिता का हाल बहुत बुरा हो गया था। वो दोनों टूटकर बिखर चुके थे। अभी तक तो वो दोनों ये सोचकर खुद को सांत्वना दे लेते थे कि चाहे दूर ही सही, हमारा बेटा सही सलामत और खुश तो है। रोज ना सही, कभी कभी तो देख लिया करेंगे उसका चेहरा। लेकिन अब तो उनका बेटा इतनी दूर जा चुका था जहाँ तक वो दोनों नहीं जा सकते थे। आखिरी समय में भी उन्हें अपने बेटे का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि आग में सब कुछ जलकर भस्म हो गया था। उधर अंशिका का रो रो कर बुरा हाल था। किसी के संभालने से नहीं संभल रही थी वो। खैर, जैसे तैसे सभी लोगों ने समझा बुझाकर उसे शांत कराया। अंशिका अब अकेली पड़ गई थी। अब कोई भी नहीं था उसके पास जिससे वो अपने मन की बातें कर सके। दोनों बेटे भी पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। वो दोनों तो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। अदम्य की मौत को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि अर्चित ने एक बड़ा कांड कर दिया। उसने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसके न घर का पता था और न माँ बाप का। वो शादी करके उस लड़की को लेकर बड़ी बेशर्मी से घर आ गया था। धीरे धीरे करके अंशिका की सारी जमा पूंजी खत्म होती जा रही थी। अर्चित के इस कदम से अंशिका गुस्से से आग बबूला हो उठी, लेकिन उसकी नाराजगी का असर किसी पर भी नहीं था। अब तो हाल ये हो गया था कि अमूल्य और अर्चित घर में शराब पीकर हंगामा करने लगे थे। पैसों के लिए वो अंशिका से कलेश करते थे। अर्चित ने जिस लड़की से शादी की थी उसका नाम अमीरा था। वो दिन भर न जाने कहाँ घूमती रहती थी। उसे जब पैसे चाहिए होते तो वो अर्चित से बोल देती थी और अर्चित अंशिका से लड़ झगड़ कर पैसे निकलवा लेता था। कभी कभी अंशिका अमूल्य और अर्चित को बैठाकर समझाने की कोशिश करती कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी समझो, कुछ काम करो जिससे तुम लोग अपने खर्चे चला सको। अब तुम्हारे पापा नहीं हैं जो पैसे कमा कर ले आएंगे। तुम लोग मुझसे पैसे मांगते हो, मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे? तो वो दोनों कहते, अरे मॉम, क्यों मजाक कर रही हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था जब पापा नोटों की गड्डियां तुम्हें देते थे और तुम उन गड्डियों को अपनी अलमारी में रखती थी। कहाँ गए वो इतने सारे पैसे? तुम क्या करोगे इतने पैसों का? पापा तो अपने साथ लेकर कुछ गए ही नहीं, तुम लेकर जाओगी क्या? मॉम, अब ये अलमारी की चाबी का बोझ हमारे हवाले कर दो, हम लोग संभाल लेंगे ऐसे, और आप भगवान का भजन करो। इसलिए अंशिका चाबी बहुत संभाल कर रखती थी और वो दोनों इसी फिराक में लगे रहते कि किसी तरह से चाबी उनके हाथ लग जाए। एक दिन अमूल्य ने कहा, मॉम, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे दोस्त आ रहे हैं घर पर, हम पार्टी करेंगे। अंशिका ने पूछा, कितने पैसे चाहिए? तो वो बोला, ज्यादा नहीं, बस 50,000 दे दीजिए। क्या कहा तूने? 50,000? ये पैसे तुझे ज्यादा नहीं लग रहे? अंशिका ने अचंभित होते हुए कहा। तो अमूल्य बोला, जब तुमने अपने लिए लाखों रुपए फिजूल में खर्च किए
तब तुमने नहीं सोचा कि ये तो मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अभी के अभी पैसे चाहिए, वरना 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 क्या करेगा तू? बोल, क्या करेगा? जो करना है कर ले, मैं तुझे एक भी रुपया देने वाली नहीं हूँ, अंशिका ने गुस्से से कहा। अंशिका की बात सुनकर अमूल्य को भी गुस्सा आ गया था। वो बोला, पैसे नहीं दोगी ना, मत दो, पार्टी तो मैं करके रहूंगा, चाहे कैसे भी और ऐसे भी। कहते हुए उसने अंशिका के गले में पड़ी चेन को झटके से खींचा। चेन तो नहीं टूटी, लेकिन अंशिका की गर्दन में बहुत बुरी तरह से चोट आ गई थी। वो दर्द से कराहती हुई जमीन पर बैठ गई। अमूल्य को मौका मिल गया था। उसने चोट देखने के बहाने अंशिका के गले से चेन निकाल ली और बेशर्मों की तरह हंसता हुआ वहां से चला गया। अंशिका रोती रह गई। शाम को घर में पार्टी थी। पार्टी में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो किसी अच्छे घर का लग रहा हो। सब के सब नशेबाज थे। सारे लोग नशे में धुत होकर एक दूसरे से बदतमीजी कर रहे थे। वो लोग आपस में गंदी गंदी गालियां भी बक रहे थे। ऐसे माहौल में अंशिका का दम घुटने लगा था। वो यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर खुली हवा में जाना चाह रही थी, लेकिन उन लोगों को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब वो करे तो क्या करे? अंशिका अपने सर पकड़कर यही सोचने लगी। कुछ घंटों बाद वो पार्टी तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब ये रोज रोज का काम हो गया था। घर में पार्टी के नाम पर अमूल्य और उसके आवारा दोस्त रोज जमकर शराब पीते और हंगामा करते थे। अब अमूल्य अंशिका से पैसे नहीं मांगता था। अब वो घर से सामान या अंशिका की ज्वेलरी जो हाथ पड़ जाए ले जाकर बेच आता था। अंशिका अमूल्य की तरफ से ही दुखी नहीं थी, अर्चित और अमीरा ने भी उसकी नाक में दम कर रखा था। अर्चित दिन भर घर में पड़ा रहता था, उसे कोई काम धंधा नहीं था। जब कभी अंशिका उसे कुछ काम धंधा करने के लिए बोलती तो उसी दिन शराब पीकर हंगामा करना शुरू कर देता था। ऐसा नहीं था कि वो रोज शराब नहीं पीता था, वो रोज ही शराब पीता था, लेकिन पीने के बाद कंट्रोल में रहता था। एक दिन सुबह जब अंशिका सोकर उठी तो कमरे की हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। जिस अलमारी में उसने रुपए रखे थे वो अलमारी भी खुली पड़ी थी। उस अलमारी में से सारे गहने और पैसे सब गायब थे। अंशिका ने आवाज देकर सबको बुलाया, सब आ गए, लेकिन अर्चित नहीं आया था। अंशिका ने पूछा, अर्चित कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? अमीरा बोली, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम्हारे ऊपर जो सुबह सुबह गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? सुबह सुबह तुम्हारी मनोहर शक्ल देख ली, पता नहीं आज का पूरा दिन कैसा जाएगा। अमीरा की बातें सुनकर अंशिका का पारा हाई हो गया था। पहले से ही उसका दिमाग खराब था। अमीरा ने और आग में घी डाल दिया। अंशिका को ये सब सहन नहीं हुआ। उसने अमीरा के गाल पर कसकर चांटा मारते हुए कहा, क्या कहा तूने मुझे? मनहूस? मैं तुझे मनहूस नजर आती हूँ? तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मनहूस तो तुम हो। अब अमीरा भी कहाँ कम पड़ने वाली थी। उसने अंशिका के एक चांटे के बदले में ना जाने कितने चांटे अंशिका को मारे और अमूल्य दूर खड़ा होकर तमाशा देखता रहा, लेकिन वो अंशिका को बचाने नहीं आया। जब अंशिका के साथ हुई इस घटना का पता उसके भाइयों को चला तो वो लोग अंशिका से मिलने आए, लेकिन अंशिका ने उनसे बात तक नहीं की। वो ये बोलकर वहाँ से उठकर चली गई कि मिल गई बीवी के गुलामों को फुर्सत, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं है जोरू के गुलामों से मिलने की। अंशिका की ये बात भाइयों को चुभ गई और वो उठकर चल दिए। तभी पीछे से अमूल्य की आवाज उन्हें सुनाई दी। वो कह रहा था, एक था कंस मामा और दूसरा था शकनी मामा, दोनों ही अपने भांजों के दुश्मन निकले और अब ये कलयुगी मामा। वाह क्या बात है, आज भी परंपरा कायम है, देखो आ गए आग लगाने। इतने अपमान के बाद उन लोगों ने एक पल भी वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा। अंशिका ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने उससे पूछा कि आपको किसी पर शक तो नहीं? उसने कहा, नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। अंशिका का मन तो चीख चीख कर कह रहा था कि पुलिस वाले को बता दे, चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही बेटे हैं। लेकिन वो इस डर से चुप रही कि घर की बात घर से बाहर आ जाएगी और समाज में बदनामी हो जाएगी। अंशिका ने ये नहीं सोचा कि जिस बदनामी के डर से वो चुप है, समाज में जिस इज्जत को वो बनाए रखना चाहती है, उसकी इसी इज्जत का जनाजा उसके बेटे रोज निकाला करते हैं। जब अमूल्य ऊंची आवाज में उसे उल्टा सीधा बोलता है, घर से सामान ले जाकर शराब लाकर पीता है
और शराब पीकर गालियां बकता है, वही काम अर्चित भी करता था। अमीरा, जिसको वो अंशिका की बहू बनाकर लाया था, वो कहीं से भी बहू कहलाने के लायक नहीं थी। न जाने किस किस के साथ घूमती रहती थी। लोग मुंह पर तो कुछ नहीं बोलते थे, पर पीठ पीछे अंशिका और उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ बोल जाते थे। अंशिका के सामान को खोए 2 से 3 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं था। और घर में अब तो ये हालत हो गई थी कि अंशिका के दोनों बेटे उस पर हाथ उठाने लगे थे। एक दिन तो घर में बहुत ज्यादा तांडव हो गया। अर्चित बोला, मैं जा रहा हूँ इस घर से अपनी अमीरा को लेकर। वैसे भी अब इस घर में रखा ही क्या है। जब देखो तब मॉम की रोनी सूरत दिखाई पड़ती है। घर में सारे दिन मनहूसियत फैली रहती है। अर्चित अमीरा को लेकर चला गया। कहाँ गया इसका पता किसी को भी नहीं चला। कुछ ही महीने बीते थे इस घटना को। अमूल्य ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद अंशिका ने सपने में भी नहीं की थी। उसने घर के सारे कागजात निकाल लिए और अंशिका से बोला, मॉम, मुझे आपसे कुछ चाहिए। अगर आप मेरा वो काम कर देंगी तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो आप बोलेंगी मैं वही करूँगा। अमूल्य ने कहा, ऐसे नहीं मॉम, पहले आप मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप मना नहीं करेंगी। अंशिका के हाँ बोलते ही वो बोला, ये कागज मेरे नाम कर दीजिए। क्या क्या बोला तूने? मैं ये मकान तुझे दे दूं और मैं यहाँ से चली जाऊं? अंशिका अमूल्य की बात सुनकर अवाक रह गई। अमूल्य ने कहा, अरे मॉम, ये कैसी बातें कर रही हो? आप क्यों जाओगी? आप मकान ही तो मेरे नाम कर रही हो। और आप एक बात बताइए, मैं तो आप ही का बेटा हूँ ना? अंशिका ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो फिर वो बोला, जब मैं आपका, तो मेरे पास जो भी चीज है वो आपकी। और मॉम, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जो आपको घर से निकाल दूँ। तो अंशिका बोली, बेटा, जो तू बात मुझे बोल रहा है वो बात तो तेरे लिए भी है ना? तू जैसे अब तक आराम से रह रहा है वैसे आगे भी रह लेगा। मैं कौन सा तुझे घर से निकाल दूंगी। अमूल्य बोला, मैं जानता हूँ मॉम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैंने आपके साथ कितना गलत किया, आप पर हाथ तक उठा दिया मैंने, फिर भी आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मेरे जैसे नालायक बेटे को तो जीने का ही अधिकार नहीं है। मुझे तो मर जाना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहा है तू? मरे तेरे दुश्मन। एक तो अर्चित ही ये घर छोड़कर न जाने कहाँ चला गया, और अब तू भी ऐसी बातें कर रहा है। मुझे क्या करना है इस मकान का? और वैसे भी मेरे बाद तो तुझे ही मिलेगा। अंशिका उसे अपने पास बैठाते हुए बोली। तो अमूल्य बोला, मॉम, मेरा एक दोस्त है, आजकल वो बहुत परेशान है। जानती हो मॉम उसके साथ क्या हुआ? वो अपने घर में अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उन लोगों ने किसी भी कागज में ये नहीं लिखा था कि हमारे बाद हमारा सब कुछ हमारे बेटे का होगा। मेरे दोस्त के मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए और मेरे दोस्त के चाचा ने धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। ये बोलकर कि भैया ने अपने बेटे को उसके खराब चाल चलन की वजह से घर से और जायदाद से बेदखल कर दिया था। भैया भाभी ने अपने बेटे से रिश्ता खत्म कर दिया था, इसलिए वो सब कुछ मुझे सौंप गए थे। उनका कहना था कि उनका बेटा सब में आग लगा देगा। अब आप ही बताइए मॉम, क्या मेरे दोस्त के साथ सही हुआ? वो बेचारा बहुत परेशान है। उसके पास न घर है और न ही पैसे हैं। न जाने कैसे कैसे करके वो अपना गुजारा कर रहा है। उसके चाचा ने सबको भड़काकर उसके खिलाफ कर दिया है। अंशिका ने कहा, बेटा, कुछ तो सच्चाई होगी उसके चाचा की बातों में। तो अमूल्य ने कहा, हाँ मॉम, सच्चाई है, लेकिन उसके साथ जो हुआ, उसके मॉम डैड क्या कभी ऐसा चाहते? आखिर वो उनका अपना खून था, जैसे कि मैं आपका खून हूँ। सोचिए मॉम, क्या उसके मॉम डैड की आत्मा को शांति मिल रही होगी ये सब देखकर? अमूल्य की बातों ने अंशिका का दिमाग घुमा दिया। वो बोली, मैं अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कल ही ये मकान तेरे नाम कर दूंगी। अमूल्य ने उसे अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसाया, उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और अंशिका ने वो मकान अमूल्य के नाम कर दिया। इस बात को पूरा 1 हफ्ता भी नहीं निकला था, अमूल्य ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। फिर से वही शराब पीकर हंगामा करना शुरू कर दिया था उसने। एक बार अंशिका ने देखा कि अमूल्य अकेला बैठा है और इस समय वो नशे में भी नहीं है, तो वो उसके पास गई और डरते डरते उससे बोली, अमूल्य, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अमूल्य ने कहा, बोलो, क्या बोलना है?
जल्दी करो, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। अंशिका ने कहा, तुझे याद है तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरी बात मानेगा, शराब छोड़ देगा। वो बोला, मैंने कब बोला? लगता है तुमने कोई सपना देखा होगा। जाओ जाकर अपना काम करो, यहाँ बैठकर मेरा दिमाग मत खाओ। उसकी बातें सुनकर अंशिका को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोली, वो सब क्या था अमूल्य, जो तूने मकान अपने नाम कराते वक्त कहा था? क्या वो सब नाटक था? अमूल बहुत तेज आवाज में चीखते हुए बोला, हाँ सब नाटक था, वो सब झूठ था। तुम इस घर के कागज पर पापा के सारे पैसों पर नागन बनकर बैठ गई थी। उसकी बात सुनकर अंशिका को धक्का सा लगा। अमूल्य अभी यही चुप नहीं हुआ। वो बोला, क्या हुआ मॉम, मेरी बात सुनकर झटका लगा? तो चलो आज मैं सारी बातें साफ कर देता हूँ, कुछ झटके और सही। उसने कहा, मॉम जो तुम्हारी अलमारी से चोरी हुई थी उस चोर का पता आज तक नहीं चला ना तुम्हें? जानती हो वो चोर और चोरी का माल कहाँ था? यही तुम्हारी नाक के नीचे था। उस चोर का नाम अर्चित है। उसने ही मेरी और अमीरा की मदद से चोरी की थी और यही तुम्हारी ही बेड में सब कुछ छुपा दिया था हमने। हमें पता था तुम अपने कमरे को छोड़कर पूरे घर की तलाशी लोगी। अर्चित तो अपना हिस्सा लेकर चला गया और मुझे बोल गया कि तू कैसे भी करके ये मकान अपने नाम करा लेना, मुझे मकान में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हम दोनों भाइयों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। ये सब बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वो बेशुमारों की तरह हंसता ही चला जा रहा था। उसकी बात सुनकर अंशिका को ऐसे लगा कि जैसे उसके सर पर किसी ने बंदूक तानकर उसका सब कुछ लूट लिया हो। ये झटका उसके लिए असहनीय था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी संतान उसके साथ ऐसा धोखा कर सकती है। वह गुस्से से पागल हो गई। उसने अमूल्य के चेहरे पर एक साथ कई तमाचे जड़ दिए। अचानक हुए इस हमले से अमूल्य बौखला गया। उसने अंशिका को जोर से धक्का दिया। धक्का खाकर अंशिका जमीन पर गिर पड़ी। अमूल्य ने उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। अंशिका किसी तरह खुद को छुड़ाकर बचती हुई घर से बाहर की तरफ भागी। वो जैसे ही घर के दरवाजे से बाहर आई, अमूल्य ने ये बोलते हुए दरवाजा बंद कर लिया कि अगर तुम इस घर के आसपास भी नजर आई ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अंशिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए। उसने वो सारे दरवाजे जो उसे पनाह दे सकते थे खुद ही तो बंद कर दिए थे। जो उसके अपने थे उनको भी उसने अपमान करके खुद से दूर कर दिया था। इस मुंह से जाए वो उन लोगों के पास। अंशिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। वो एक ऐसी राह पर चली जा रही थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। अंशिका एक मंदिर में जाकर बैठ गई। वहाँ प्रवचन चल रहे थे। बहुत भीड़ थी वहाँ पर, इसलिए अंशिका एक तरफ जाकर बैठ गई। दूर की वजह से उसे कुछ ढंग से तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने सुना कि आपके द्वारा किए गए कर्म आपके आगे जरूर आते हैं। आप खेत में जैसा बीज बोएंगे, जैसी खाद डालेंगे, फसल भी वैसे ही पाएंगे। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन होता है। उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसके बीज और खाद होते हैं। उसके द्वारा किए गए कर्म किसी न किसी रूप में उसके सामने आ जाते हैं, भाई बहन, पुत्र अथवा पुत्री के रूप में। ये सब सुनकर अंशिका को वो दिन याद आ गया जिस दिन उसने एक बेटे को उसके माँ बाप से दूर किया था। कैसे उसने अपने सास और ससुर के खिलाफ अधम्य के कान भरकर उसे हमेशा के लिए उसके अपने घर से दूर कर दिया था। उसने ये भी नहीं सोचा कि जिस बेटे ने कभी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, वो जब उनसे उल्टा सीधा बोलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। उस पर भी उन्हें हमेशा के लिए अपने बेटे से दूर होना पड़ा। कितना दिल दुखा होगा उनका। शायद यही वजह है, इसी कारण आज मेरे साथ ये सब हुआ। मैंने कभी किसी का मूल्य नहीं समझा, न रिश्तों का और न पैसों का। अंशिका गंभीर हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने मन में कुछ ठानकर उठकर चल दी। वो वहाँ से सीधे अपने ससुराल पहुंची। वहाँ जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा कुसुमेंद्र जी ने खोला। नीरजा जी रसोई में चाय बना रही थी। कुसुमेंद्र जी ने जब अंशिका को अचानक अपने सामने, वो भी इतनी बुरी हालत में देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नीरजा जी को आवाज लगाई। आवाज सुनकर वो बाहर आई तो अंशिका को इस हालत में देखकर वो भी स्तब्ध रह गईं। अंशिका की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे।
उसने नीरजा जी और कुसुमेंद्र जी के पैरों में अपना सिर रख दिया। वो लगातार रोई जा रही थी और अपने किए हुए कर्मों की क्षमा मांग रही थी। नीरजा जी ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और घर के अंदर लेकर आई। उन्होंने उसे प्यार से बैठाकर पानी पिलाकर उसे शांत कराया। फिर उसकी ऐसी हालत का कारण पूछा तो वो बोली, मम्मा, पापा, मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आपको आपके बेटे से दूर किया था ना, तो भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। मैं आपके बेटे को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन आज से मैं बेटा, बहू और बेटी तीनों का फर्ज निभाऊंगी। मैं आप दोनों के पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप दोनों मुझे माफ नहीं कर देते। कुसुमेंद्र जी बोले, हम तुमसे नाराज नहीं हैं अंशिका। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम थोड़ा सा भटक गई थी बस। कोई बात नहीं, तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारी हर गलती को धो दिया। इधर आओ और तसल्ली से बताओ क्या हुआ है। उन्होंने उसे अपने और नीरजा जी के बीच में बैठा लिया। नीरजा जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अंशिका बेटा, अगर तुम हकीकत में हमें अपना समझती हो तो हमसे कुछ नहीं छुपाओगी। सच सच बताओ, तुम्हें ये सारी चोटें कैसे लगी और अमूल्य कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? नीरजा जी का प्यार भरा स्पर्श पाकर अंशिका उनकी गोद में सर रख कर रोने लगी। उसने शुरू से आखिर तक सारी बातें उन दोनों को बता दी। अंशिका की सारी बातें सुनकर कुसुमेंद्र जी और नीरजा जी दोनों को बहुत गुस्सा आया। कुसुमेंद्र जी ने कहा, मैं अभी जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता हूँ, लेकिन अंशिका ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, नहीं पापा, कहीं मत जाओ। ये सब मेरे साथ जो हुआ मेरे ही कर्मों का फल है। जो मैंने आप दोनों के साथ किया था, ईश्वर ने मुझे उसी का फल दे दिया। आज से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। मम्मा पापा, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं अपना सब कुछ भुलाकर आप दोनों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं सोच लूंगी कि मेरे बेटे जन्म लेते ही मर गए। आज से मेरे सारे रिश्ते नाते आप दोनों के साथ हैं। आप मेरे माता पिता, भाई बहन सब कुछ हैं। कुसुमेंद्र जी बोले, ठीक है अंशिका, जैसा तुम चाहो। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। और नीरजा जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।